गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। क्या आपको पता चला है कि नीट की टेंटेटिव डेट जो है वो क्या हो सकती है? आपको बताऊं मैं कि जहां तक जो है वो जो रिसोर्सेज से जानकारी मिली है वो ये है कि नीट 2022 की जो टेंटेटिव डेट हो सकती है वो है जून का लास्ट संडे या जुलाई का फर्स्ट संडे। ठीक है, दैट मे बी पॉसिबल, टेंटेटिव डेट है ये तो। और इसके जो फॉर्म है वो मार्च के फर्स्ट वीक में रिलीज हो सकते हैं, ठीक ना? ठीक, सुनने में आया ऐसा। अब कितना सच है ये नहीं मालूम है, कुछ न्यूज़पेपर्स में ये बताया गया और कुछ ट्वीट्स जो है उनके अकॉर्डिंग यदि हम बात करें तो मतलब ये समझ लीजिए मार्च के फर्स्ट वीक के आसपास जो है, फर्स्ट वीक या सेकंड वीक के आसपास फॉर्म भरने की प्रोसेस को चालू कर देंगे ये लोग। और होगा ये कि जब मार्च में फॉर्म भरना शुरू किया जाएगा तो अप्रैल तक जो है, मिड ऑफ अप्रैल तक जो भी का 3 वीक का 4 वीक का समय होता है वो समय देंगे ये लोग। उसके बाद जो है वो मई जून, समझ लीजिए कि जून के लास्ट संडे या जुलाई का फर्स्ट संडे जो है वो एग्जाम होगा। ठीक है, यानी इस बार ये इस मूड में बिल्कुल भी नहीं है कि एग्जाम को अगस्त या सितंबर तक खींचा जाए, क्योंकि हुआ ये था लास्ट टाइम एग्जाम लंबा खींचा तो उसके बाद अभी तक काउंसलिंग चल रही है अलग अलग स्टेट में और मेडिकल काउंसिल को इस पर जो है वो सख्त आपत्ति है, क्योंकि कारण ये होता है कि सेशन लेट हो रहे हैं। यानी ऐसा होगा कि जो 2022 का जो बैच रहेगा और 21 का बैच रहेगा उस बैच में केवल 6 महीने का ही डिफरेंस रहेगा, जो कि ठीक नहीं है मेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनका कहना ये है। ठीक है, तो मतलब ये है कुल मिलाकर काम की बात ये है कि हमारे पास जो है जो दिन बचे हैं पढ़ने के लिए वो दिन क्या बचे हैं, यानी आप समझिए मार्च का महीना है, अप्रैल का महीना है, मई का महीना है। ठीक ना, जून में भी लास्ट वीक में होगा तो आधा जून मान लेते हैं उनके, 3.5 महीना है। पूरा मार्च का महीना हमारे पास है, पूरा अप्रैल का महीना हमारे पास है, पूरा मई का महीना हमारे पास है और जून में भी 15 दिन हमारे पास है, ऐसा मान लेते हैं। ठीक है, इसके पहले एग्जाम होने की संभावना है बहुत कम है। ठीक है, तो 3.5 महीना तकरीबन 100 दिन से ऊपर होता है, जो हमारे लिए सफिशिएंट टाइम है प्रॉपर रिवीजन करने के लिए। और जिनने नहीं रिवाइज किया उनको पढ़ेंगे भी, यदि अभी भी अच्छे से पढ़ेंगे तो बहुत कुछ हो सकता है। ठीक है, अब आप बोलोगे सर बोर्ड का एग्जाम आने वाला है, तो बोर्ड का एग्जाम में कुछ अलग नहीं आता बेटा, जो आप पढ़ते हो ना यही आता है। कुछ सब्जेक्ट आपको अलग से पढ़ने पड़ते हैं तो वो आप कर लोगे, इसको घबराओ मत बिल्कुल। ट्राई टू मैनेज थिंग्स, डोंट गेट पैनिक, कि पैनिक मत करो, आप घबराओ मत, आप चीजों को मैनेज करो। आपको पता होना चाहिए कि फाइनली हमारा लॉन्ग टर्म गोल ये है कि नीट का एग्जाम हाथ से छूटना नहीं चाहिए हमारे। ठीक है ना, ये हमारा लॉन्ग टर्म जो गोल है और यही इसी के लिए हमने बायोलॉजी लिया था। हमने बायोलॉजी इसलिए नहीं लिया था कि हमको 95% चाहिए 12th में, उसके बाद हमको कोई बड़ा पहाड़ पे झंडा गाड़ के आएंगे तो कोई हमारी तारीफ करेगा। हमने बायोलॉजी इसलिए लिया था कि हम नीट का एग्जाम निकालेंगे, डॉक्टर बनेंगे। ठीक है ना, इसलिए अपने मेन गोल को मत भूलो। के इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि नीट के आप बोर्ड के एग्जाम पर बिल्कुल फोकस ना करें, फोकस कीजिए लेकिन उसका टाइम डिस्ट्रीब्यूशन कीजिए। आपकी नीट की पढ़ाई को एकदम जीरो मत कर दीजिए आप। ठीक है, खैर आप क्या आपको पता है कि हमारे ब्रेन में भी 3 मंजिलें होती हैं, 3 स्टोरीज होती हैं। स्टोरी बोलते हैं, मंजिल बोलते हैं, 3 फ्लोर होते हैं। कि सबसे नीचे वाला जो फ्लोर होता है वो रेप्टिलियन ब्रेन होता है, जो फियर के लिए, डर से सामना करने में, सर्वाइवल के लिए काम करता है। बेसिकली हमारा जो रेप्टिलियन ब्रेन है वो सबसे पहले डेवलप हुए ब्रेन में से, मतलब जब कभी इवोल्यूशन हुआ एनिमल किंगडम के अंदर तो जो है जिस ब्रेन को सबसे अधिक सपोर्ट किया गया वो था रेप्टिलियन ब्रेन। कारण ये था कि सर्वाइवल से बचाने में, सर्वाइवल में हमारी हेल्प करता है, खतरों से बचाने में हमारी हेल्प करता है। ठीक है, सर्वाइवल के लिए जरूरी होता है। इस ग्राउंड फ्लोर के ऊपर एक मंजिल और होती है और वो होता है हमारा वो वाला ब्रेन होता है जिसका संबंध जो है हमारी बेसिक आवश्यकताओं से होता है, हमारे सांस लेने से होता है, हमारे जो है वो प्रेम से होता है, भावनाओं से होता है, इमोशंस, लव। ठीक है, और जो हमारी नीड होती है, ह्यूमन बॉडी की जो नीड होती है वो बीच वाले हिस्से में होती है। और उसके ऊपर वाला सबसे टॉप कंपार्टमेंट जो होता है, जो पेंट हाउस सबसे टॉप की मंजिल है, वो होता है वास्तव में सेंटर फॉर रीजनिंग एंड लॉजिक। ठीक है ना, यहां से आप नई चीजों को सोचते हैं, इंटरप्रिटेशन करते हैं। ठीक है, तो जो रेप्टिलियन ब्रेन है उसके ऊपर जो बीच वाला ब्रेन डेवलप होता है वो मैमेलियन ब्रेन है। मतलब हर मैमल्स के अंदर देखने मिलेगा आपको रेप्टिलियन ब्रेन, हर मैमल्स में होगा। उसके बाद जो है रेप्टिलिया के बाद चूंकि मैमल्स बने थे तो उसमें बीच वाले हिस्से में मैमेलियन ब्रेन होगा।
जो एक स्तनधारी एनिमल, एक मैमलिन एनिमल के सर्वाइव के लिए जरूरी है, उसकी फीलिंग्स के लिए, के सर्वाइवल के लिए तो ऑलरेडी हो ही गया रेप्टाइल ब्रेन। और सबसे टॉप का ऊपर वाला ब्रेन का हिस्सा है वही नियोकॉर्टेक्स कहते हैं, उसको नियो ब्रेन कहते हैं। और वही वो हिस्सा है जिसने मनुष्य को मनुष्य बना रखा है, सेल्फ कॉन्शियसनेस को उसने डेवलप किया है, और उसने इतनी सारी चीजों को उसने जो है वो जो आज हम क्रिएट कर पा रहे हैं, चाहे हम स्पेस शटल की बात करें, हम चाहे किसी चीज की बात करें, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात करें, हम कि दुनिया को समझने की बात करें, दूसरे ग्रह पर जाने की बात करें, ये सब नए ब्रेन की उपज है। साइंटिस्ट कहते हैं कि ये जो नया ब्रेन है ये मनुष्य में ही डेवलप क्यों हुआ, इसका विकास ह्यूमन में ही क्यों हुआ। कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि कोई बाहर का डीएनए मॉलिक्यूल आया, एलियन डीएनए आया, जिसने ह्यूमंस के अंदर ये चीज को डेवलप कर दिया, किसी प्रकार वो जीनोम में इंटरमिक्स्ड हुआ। अब सच्चाई क्या है ये कोई नहीं जानता है, लेकिन जो है नियोकॉर्टेक्स हम में ही सबसे अधिक इवॉल्व हुआ। वो टाइगर में भी नहीं हुआ, वो एलिफेंट में भी नहीं हुआ, जिराफ में भी नहीं हुआ, किसी में नहीं हुआ, सिर्फ ह्यूमन बींग्स के अंदर हुआ। ठीक है, अब ये जो नियोकॉर्टेक्स है ये होमोसेपियंस में सबसे अधिक इवॉल्व किया, इसलिए हम जो है इतने एडवांस से धरती को इस प्रकार से रूल करते हैं। आप कई बार सोचते होंगे कि हिटलर ने इतने सारे यहूदियों को क्यों मारा। ठीक है, यानी हिटलर ने सेकंड वर्ल्ड वॉर के लिए बात करें तो हिटलर ने इतने सारे लोगों को जो है उसने, मतलब कहते हैं कि 60 लाख लोगों की जान एक अकेले आदमी ने ली हिटलर ने। ये भी कहा जाता है कि हिटलर कभी छोटे थे, जब बच्चे थे तब वो कभी किसी जो है अपने नदी किनारे कहीं गए हुए थे, वो अपने झील किनारे नदी किनारे कहीं गए हुए थे, और वहां पर वो तैरना जानते नहीं थे उस समय, वो डूबने लगे। एक पादरी वहां से निकले, उन पादरी ने देखा कि एक बच्चा डूब रहा है, तो उन्होंने जो है झट से वहां पानी में कूदे और उस बच्चे को रेस्क्यू किया, बचाया। तो लोग कहते हैं कि साहब की वो यदि बच्चा उस समय वो मर गया होता डूब के, तो शायद से जो है वो इतना बड़ा नरसंहार ना होता, 60 लाख लोगों की जान ना जाती। वो बच्चा था हिटलर। खैर, पादरी ने अपना कर्तव्य किया, हिटलर को जो करना था वो कर गया वो। ठीक है, अब प्रश्न उठता है कई बार कि ये जो हिटलर था इसको इतनी नफरत क्यों थी लोगों से। मतलब इसने टारगेटेड करके यहूदियों को उसने जो है वो कैंप बनाया, उसने कैंप में अलग किया उनको, उसने जो है वो इस प्रकार से, मतलब ऐसे कहते हैं ट्रक भर भर के ले आया करते थे वो लोग, और उनको पॉइजनस गैस से मार देंगे, अलग अलग प्रकार से नए नए तरीके खोजेंगे कि इकट्ठे लोगों को कैसे मार सकते हैं। मतलब लोगों को एक साथ मारने के लिए उन्होंने कहा गोली बर्बादी है, गोली मारेंगे तो खून निकलता है, फर्श साफ करना पड़ता है, और गोली मारने से क्या होता है, फिर गोली का भी पैसा लगता है, कोई सस्ता उपाय खोजो। सोचो कितना इनह्यूमन था, सस्ता उपाय खोजने में टॉक्सिक गैसेस, नर्व गैसेस, ऐसी गैसेस खोजी गई जर्मनी के अंदर। ठीक है, लोगों को मारा गया। अब यहाँ पर एक चीज सामने आती है, वो आती है यहाँ पर कि हिटलर को भी जो है वो साइंस का बड़ा वो बोध था, उसके समय के जो बायोलॉजिस्ट थे वो कहा करते थे कि आर्य और अनार्य दो तरह के होमोसैपियंस की भी दो कैटेगरी हैं, जो जिसे कहते हैं आर्य, जो ओरिजिनल कैटेगरी है वो आर्य है, सबसे बलिष्ठ टाइप के, लंबे और फिट टाइप के जो मैन हैं वो आर्य के अंदर आते हैं, और जो अनार्य हैं वो हाइब्रिड हैं। वो मतलब वो आपको मोटे थुलथुल टाइप के नजर आएंगे, आपको वो की हाइट थोड़ी कम रहेगी, है ना, चेहरा फूला हुआ रहेगा, पेट बाहर निकला रहेगा, है ना, जो मिडिल एज लोग हम देखते हैं वैसे दिखाई पड़ेंगे। टिपिकल यदि आप देखें किसी मिडिल ईस्ट के व्यक्ति को देखें, आप इंडियन को देखें, आप टिपिकल वैसा दिखाई पड़ेगा। तो उन्होंने कहा ये लोग जो है वो हाइब्रिड लोग हैं। एक्चुअली में ये जो डिफरेंसेस है ना, ये उनके अपने जीन्स के कारण या अपने फूड हैबिट के कारण, उसके कारण थे। तो उनका बोलना ये था कि नहीं साहब, ये जो डिफरेंस है ये आर्य हैं और ये अनार्य हैं, ये लोग जो है वो हाइब्रिड हैं, ये लोग निएंडरथल और होमोसेपियंस से कहीं से इवॉल्व होके आए हैं, इसलिए ये लोग ह्यूमन रेस को पॉल्यूटेड कर रहे हैं। सोचो, उन्होंने पब्लिक का ब्रेन वॉश कैसे किया, बोला कि ये जो लोग हैं ये ह्यूमन रेस को पॉल्यूटेड कर रहे हैं, और आने वाले समय में होमोसेपियंस का विकास रुक जाएगा, होमोसेपियंस धरती से खत्म हो सकता है, क्योंकि ये लोगों के जीन गड़बड़ है और ये लोग जो है वो पॉल्यूटेड जीन लेके चल रहे हैं, इसलिए इनको रिप्रोड्यूस करने से रोकना पड़ेगा, इनको हटाना पड़ेगा, इनको कैंपों में बंद करना पड़ेगा। जैसे कि हम अपने खराब एनिमल, कोई एनिमल का फ्लॉक होता है, उसमें से कुछ एनिमल ऐसे जो खराब ब्रीड के हैं, तो हम उन एनिमल को अलग कर देते हैं, वो अच्छे ब्रीड वाले एनिमल को हम जो है वो ध्यान रखेंगे ताकि अगला ब्रीड अच्छा तैयार हो। तो हिटलर ने ऐसा दिमाग में भर दिया लोगों के कि जो अनार्य हैं दे आर हैविंग पॉल्यूटेड जीन्स, उनके अंदर पॉल्यूटेड जीन्स है, उनके अंदर जो इंफॉर्मेशन है, वो जो उनके अंदर जो उनके अंदर जो कैरेक्टर्स हैं वो
पॉल्यूटेड हो चुके हैं, इसलिए इनसे गेट रिड देम फ्रॉम, यानी यूरोप को इससे बचना पड़ेगा। और उन्होंने क्या किया था उस समय, चीन से, इंडिया से, यहाँ से आने वाले लोगों को भी ब्लॉक कर दिया था उन्होंने कि ये लोग अंदर नहीं आएंगे। यानी वो जमाना भी था कि जब जो है यूरोपियन से कोई एशियन व्यक्ति या कोई मिडिल ईस्ट का व्यक्ति मैरिज नहीं कर सकता था कि ये तो ठीक नहीं, इससे तो क्या होगा, हाइब्रिड जनरेट होंगे, ऐसा बिलीफ। तो कई बार क्या होता है, साइंस का जो बिलीफ है ना वो, और उस जमाने के जो रिसर्च थे, साइंटिफिक रिसर्च थे, वो भी उसके फेवर में जाया करते थे, वो हिटलर के फेवर में। हालांकि वो जर्मनी रिसर्च थे अधिकांश उसमें से। बाद में आपने देखा होगा कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को जब शुरू किया गया और 1990 के आसपास, तब तक बहुत टेक्नोलॉजी डेवलप हो चुकी थी, तो यही मालूम चला कि कोई अंतर नहीं है जीनोम के लेवल पर, जो है ना के बराबर अंतर है। और ये सारे, चाहे वो अफ्रीकन हो, चाहे एशियन हो, चाहे यूरोपियन हो, 99.9% जो है वो सिमिलरिटी है जीनोम के अंदर के। और जो 0.1% का डिफरेंस है, वो डिफरेंस जो है इन्वायरमेंटल डिफरेंस है, जो एडॉप्टेशन के लिए डेवलप हुआ वहां के। तो कभी कभी क्या होता है, गलत इंटरप्रिटेशन जो होता है चीजों का, वो भी खतरनाक होता है। आप बोलोगे ये बताने का सुबह सुबह लॉजिक क्या? लॉजिक ये है बताने का कि कई बार क्या होता है, हमें लगता है हमें आता है, हमें लगता है हमें जानकारी है, और हम उस जानकारी को जो है वो ठीक से सोचते नहीं, समझते नहीं। जैसे मैं आपसे एक एग्जांपल पूछूं आपसे मैं, आप मुझे एक प्रश्न का उत्तर करना, आप मुझे एक प्रश्न का उत्तर कीजिएगा, मैं रुकूंगा भी कुछ सेकंड के लिए, ठीक है? सही उत्तर भी आपको बतलाऊंगा, पर क्वेश्चन मेरा ये है, एक कुकी और एक चॉकलेट, एक कुकी और एक चॉकलेट, दोनों की का दाम ₹1.10 है। सुनिएगा, एक कुकी और एक चॉकलेट, दोनों का दाम ₹1.10 है। चॉकलेट को बनाना, चॉकलेट जो है वो कुकी से ₹1 अधिक महंगा है। चॉकलेट कुकी से ₹1 अधिक महंगा है, तो बताइए कुकी कितने की है? एक कुकी और एक चॉकलेट का दाम ₹1.10 है। चॉकलेट कुकी से ₹1 अधिक महंगा है, तो बताइए कुकी का दाम कितना होगा? कितने की है कुकी? सोचिए और उत्तर दीजिए। बहुत ज्यादा कैलकुलेट मत कीजिएगा, फटाफट आंसर दीजिए, फटाफट आंसर दीजिए। देखो आंसर आना शुरू हो गए, फटाफट आंसर दीजिए। आपका ब्रेन झट से बोलेगा कुकी है 10 पैसे की। आपने कहा ₹1.10 का कुकी और चॉकलेट है, चॉकलेट ₹1 अधिक महंगा है, तो आपने क्या किया, ₹1 को ₹1.10 में से घटा दिया, आपने आंसर दिया आपने 10 पैसा, जो कि गलत आंसर है। आपका ब्रेन हमेशा सहूलियत ढूंढता है, शॉर्टकट ढूंढता है, और ये गलत है। इसीलिए हम असफल होते हैं कई बार, क्योंकि हमारा ब्रेन ऑटोमेटिकली वो ट्यून है कि रास्ता छोटा वाला ढूंढो, छोटा रास्ता ढूंढो। इसलिए हमें बड़ी खुशी मिलती है, कोई टीचर हमको आके 1 शॉट में मैं आपको 1 घंटे में पूरा करा दूंगा, यस कर लोगे तुम। वो कुछ नहीं है, वो व्यू का लफड़ा, किताब खोल के बैठ गए, आप पढ़ सुन रहे, अरे वाह 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 मजा आ गया, दीदी भैया बहुत बढ़िया। ठीक है, किसी को टारगेट नहीं कर रहा, नॉर्मल बात कह रहा हूं मैं, क्योंकि ब्रेन को शॉर्टकट बड़े अच्छे लगते हैं। ठीक है, तो आपने झट से आंसर दिया 10 पैसा, जो कि गलत आंसर है। कैसे? क्योंकि ₹1.10 कीमत थी कुकी की चॉकलेट की मिलाकर। चॉकलेट कुकी से ₹1 अधिक महंगा है, यही बोला था मैंने, ₹1 अधिक महंगा है। इसका मतलब चॉकलेट और कुकी दोनों की प्राइस में देखें आप, तो कुकी की प्राइस होगी 5 पैसे। आप बोलोगे 5 पैसे कैसे आ गया सर? क्योंकि बेटा 5 पैसे का कुकी, 5 पैसे का चॉकलेट, और चॉकलेट ₹1 अधिक महंगा है, तो ₹1 5 पैसा चॉकलेट की टोटल कॉस्ट रही होगी, 5 पैसे कुकी की कॉस्ट रही होगी। तभी तो बोला मैंने कि ₹1.10 की कुकी और चॉकलेट है, और चॉकलेट ₹1 अधिक महंगा है, ₹1 अधिक महंगा है, मतलब सेम से ₹1 अधिक महंगा है। तो 5 पैसा ₹1 और जोड़ दिया, तो ₹1 5 पैसा चॉकलेट का है, 5 पैसा कुकी का है, तो दाम कुकी का आया 5 पैसा। आपने आंसर दिया 10 पैसा, जो गलत आंसर है। और जिसने 5 पैसा आंसर दिया, वेरी गुड बेटा। तो कहने का मतलब है कि ब्रेन हमेशा शॉर्टकट ढूंढता है, और आपको उससे ही बचना होता है ना। आप दिमाग जो है ना, वो जो है वो हमारा जो ब्रेन है, ब्रेन को जो आप संकेत देते हैं, उसी संकेत पर वो रिएक्ट करता है। इसलिए आप ब्रेन को सही संकेत दीजिए हमेशा। ऑलवेज एक बात दिमाग में रखिए कि कोई भी चीज जो हमें सीखना है ना, उसके लिए हमको डीप डाइव करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। शॉर्टकट से सफलताएं नहीं मिलती है। हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।